हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल लेक्चरर, माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल, जब से बोर्ड एग्जाम शुरू हुआ है तब से बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक आपका समझ लो 3 नंबर का बोर्ड परीक्षा में रखा रहता है। ठीक है, तो बच्चों मैं आप लोगों को क्लास 10th में जानते हैं कि 10 पोएम है और आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है केवल एक। तो कौन सा इंपॉर्टेंट ऐसा सेंट्रल आइडिया है कि जिसको हम याद कर लें तो हमारा बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर पक्का हो जाए। ठीक है, तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सेंट्रल आइडिया बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। अगर आपको नहीं याद होता है तो भी कैसे ट्रिक से हम सेंट्रल आइडिया को बोर्ड एग्जाम में लिखें ताकि हमको पूरे 3 का 3 नंबर एग्जामिनर द्वारा मिले, एग्जामिनर हमारा नंबर ना काट पाए। क्लियर? तो मैं आपको लर्न करने का तरीका भी बताऊंगा। इन केस आप नहीं लर्न कर पाते हो तो भी कैसे ट्रिक से लिखेंगे, मैं वो भी सब कुछ इसमें बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला सेंट्रल आइडिया है वो आपका है फर्स्ट चैप्टर से, डस्ट आप स्नो। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जब से बोर्ड एग्जाम शुरू हुआ है तब से कोई भी ऐसा ईयर नहीं है कि जब ये आया ना हो इसका सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। ठीक है, तो जो सेंट्रल आइडिया है इसका डस्ट ऑफ स्नो का, उसको हम लोग आसान तरीके से पढ़ते हैं, जो टिपिकल मीनिंग है उसको समझ लेते हैं। ये ध्यान रखो कि अगर हम सेंट्रल आइडिया को समझ जाते हैं और अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में लिखेंगे तो भी हमें पूरा नंबर मिलना है। क्लियर? बस हमें इसको अच्छे से समझ लेना है, थोड़ा सा ग्रामर का ट्रिक लगाना है, बस आपका समझ लो काम हो गया। तो इसके जो राइटर हैं बच्चों, रॉबर्ट ली फ्रोस्ट हैं डस्ट ऑफ स्नो के। अब सेंट्रल आइडिया देखते हैं। सेंट्रल आइडिया जो है डस्ट ऑफ स्नो का, इन द पोएम, इस कविता में डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो है इस कविता में, द पोएट वांट्स टू कन्वे, पोएट जो कवि है वो हमें ये बताना चाहता है दैट कि समटाइम्स, कभी कभी, सर्टेन मोमेंट्स आर एक्शन हुइच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस। कभी कभी क्या होता है कि देखने में कुछ चीज़ें बड़ी ही सिंपल सी घटनाएं, सिंपल से क्षण या सिंपल से घटनाएं होती हैं, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत लंबा प्रभाव होता है। ठीक है, बहुत लार्जर सिग्निफिकेंस होता है। आप लोगों ने कभी भी अनुभव किया होगा कि कभी कभी किसी की छोटी छोटी बातें भी हमको बहुत गहरा चोट देती हैं, हमारे दिमाग पे गहरा असर डालती हैं। तो इस कविता के माध्यम से पोएट यही बताना चाहता है कि हमारे जीवन में जो छोटे मोमेंट, छोटे एक्शन होते हैं, उनका भी कभी कभी हमारे जीवन में बहुत ही लंबा प्रभाव होता है। दे कैन चेंज द मूड आर लाइफ ऑफ ए पर्सन। और ये चीज़ें जो है किसी भी व्यक्ति के मूड या फिर उसके जीवन को बदल सकती हैं, पूरे जीवन को ही बदल देती हैं। ठीक है, मान लो अभी किसी ने आपको चिढ़ा दिया, किसी ने आपको टांट कर दिया, यानी ताना मार दिया, और आप क्या करोगे? आपके अंदर एक जिद लगेगी कि हाँ भाई, इसने मेरी बेइज्जती की है, मुझे अब ये चीज़ हासिल करना है। तो कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे मोमेंट, या बहुत सैड हो, किसी ने जोक सुना दिया, कुछ ऐसी घटना आपने देखी, आप एकाएक हंसने लगी। तो छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं हमारे पूरे मूड या लाइफ को भी चेंज कर देती हैं। द वे ए क्रो शेक्स डाउन, जिस तरीके से जो कौवा है वो हिलाता है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल को, ऑन द पोएट, कवि के ऊपर। यानी कौवा कहाँ बैठा होता है? वो हेमलॉक ट्री पे बैठा होता है, और जब वो फड़फड़ाता है तो जो बर्फ की धूल होती है, बर्फ के कण, टिनी पार्टिकल्स, वो कवि के ऊपर आके गिरते हैं। उससे जो कवि होता है वो क्या होता है? इंस्पायर होता है। क्लियर? वो इंस्पायर होता है। एंड गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थाट्स, और उसे एक ऐसा विचार मिलता है जिससे जो उसका डिप्रेसिव, यानी जो उसका डिप्रेसिव थाट है, ठीक है, यानी जो बहुत उदास विचार है, उसके उदास मन है, वो बदल जाता है। और कैसे बदलता है? बिकेम चीयरफुल, वो प्रसन्न हो जाता है। एंड डू समथिंग यूजफुल, और वो कुछ स्पेशल यानी कुछ उपयोगी करने के बारे में अब सोचता है, यानी जो उसका दिन खराब हो जाता है अब वो अच्छे से व्यतीत करेगा। क्लियर? तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही संदेश देता है कि हमारे जीवन में छोटी छोटी चीज़ें भी, उनका बहुत लंबा, बहुत गहरा प्रभाव होता है। बस यही इसका सेंट्रल आइडिया है, यही केंद्रीय भाव है इस कविता का। क्लियर? अगर आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा 3 नंबर मिलेगा। अभी मैं लास्ट में आपको ट्रिक बताता हूँ कि कैसे लिखना है। चलिए, सेकंड आपका जो सेंट्रल आइडिया है वो फायर एंड आइस से है।
ठीक है, फायर एंड आइस, यानी बर्फ और आग, आग और बर्फ। इसके भी राइटर कौन है? रॉबर्ट ली फ्रोस्ट। रॉबर्ट ली फ्रोस्ट इसके सेम राइटर हैं। अब जो इसका सेंट्रल आइडिया है यानी केंद्रीय भाव क्या है, यहाँ पे जो कवि है द पोएट इक्वेट्स फायर विथ डिजायर। यहाँ पे जो कवि है वो फायर यानी आग की तुलना डिजायर से करता है, इच्छाओं से। यानी हमारे मन में कभी कभी ऐसी इच्छा होती है ना, तीव्र इच्छा कि भैया हमारे पास थार हो, लैम्बोर्गिनी हो, BMW, बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हो, लग्जरी लाइफ हो, और हम करते क्या है, बस ख्यालों में पड़े रहते हैं, करना कुछ नहीं है, सोचना है एकदम टटा और बिरला वाली सोच। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि पोएट जो हमारे डिजायर है यानी तीव्र इच्छा, ठीक है, इच्छा तो होनी चाहिए, लिमिट में रखो इच्छाओं को। तो जो इच्छा है अगर वो तीव्र हो जाती है तो वो आग के समान होती है। एंड आयस विथ हेट्रेड, और जब हम बहुत उदास होते हैं, अकेले होते हैं, किसी से बोलना चालना नहीं, अपना व्यवहार बंद, मित्रता बंद, तो उसकी तुलना यानी उदासी की तुलना, अकेलेपन की तुलना उसने बर्फ से की है कवि ने। फिर कह रहा है बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग विथ इनर्मस स्पीड। कभी कह रहा है कि ये दोनों चीज़ें यानी बोथ ऑफ दीज, ये दोनों, इनमें से दोनों चीज़ें जो है बहुत ही तीव्र गति से, यानी इनर्मस का मतलब बहुत ही बड़े बृहद स्तर से, बहुत बृहद स्पीड से बढ़ रही हैं, ग्रो कर रही हैं। इफ़ वी डोंट चेक देम, यदि हम उन्हें नहीं चेक करते हैं, फ्रॉम ग्रोइंग, उनके बढ़ने को, द वर्ड विल एंड, ठीक है, द वर्ड विल पेरिस। पेरिस का मतलब होता है बच्चों पूरी तरीके से समाप्त हो जाना, नष्ट होना, हो जाना। तो अगर हम अपनी इन दोनों चीज़ों को यानी फायर एंड आइस, इच्छा और हेट्रेड, दोनों को, अपने मन को नहीं चेक करते हैं, और ऐसी भावना संसार के सभी व्यक्तियों में यदि व्याप्त हो जाएगी तो पूरा का पूरा संसार क्या होगा? पेरिस हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर? सो वी मस्ट रिटेन आवर डिजायर्स, इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को रिटेन करना है, सीमित करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इच्छा मत रखो, ठीक है, लग्जरी लाइफ की, बस इतना रखो कि सामने वाले को यानी और दूसरे व्यक्ति को आपसे तकलीफ ना हो। हमें ऐसी इच्छाएं रखनी है, ठीक है, कि आपका भी भला हो और आपके से जो जुड़े लोग हैं उनका भी भला हो। एंड लव आवर फेलो बींग्स, और हमें अपने फेलो बींग्स, अपने जो है मित्रों से, सगे संबंधियों से भी प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, उनके संबंध में बने रहना चाहिए। कभी इस कविता के माध्यम से यही बताता है। मान लीजिए हम किसी से नहीं बोलते चालते, ठीक है, हम अकेले रहते हैं, तो एक समय मान लीजिए ऐसी भावना संसार में सभी व्यक्तियों में व्याप्त हो जाए, सब लोग अकेला रहना चाहें, तब भी तो संसार नष्ट हो जाएगा। और मान लो सभी व्यक्तियों के मन में ऐसी इच्छा जाए कि सब कुछ उन्हीं को चाहिए, बहुत तीव्र इच्छा यानी वायलेंट डिजायर, तब भी वर्ड समाप्त हो जाएगा। तो कवि कह रहा है कि ये दोनों बहुत बृहद स्तर पर मनुष्यों में बढ़ रही हैं और दोनों ही संसार को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो ये था केंद्रीय भाव इस कविता का। अब इसको कैसे लिखना है अभी मैं बताऊंगा लास्ट में। तो ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो तीसरा आपका है तीसरा आपका है बच्चों एमेंडा। ठीक है, एमेंडा का भी सेंट्रल आइडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो राइटर हैं वो रॉबिन क्लेन है। कौन है? रॉबिन क्लेन। एमेंडा चैप्टर के जो राइटर हैं वो रॉबिन क्लेन है। तो इसका जो केंद्रीय भाव है बच्चों, एमेंडा एक लड़की होती है ना, तो उसकी मम्मी उसका एक्स्ट्रा केयर करती हैं, इतना ज़्यादा कि हर बात पे डांटती रहती हैं। बच्चों की केयर करनी चाहिए, लेकिन उनको इतना न डांट दो कि वो जो है आपसे नफरत करने लगें। तो यही इस कविता का केंद्रीय भाव है। तो देखो, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिवोल्व्स अराउंड हाउ ए चाइल्ड इज कंस्टेंटली नैग्ड बाय हर मदर। तो ये जो कविता है वो एक ऐसे बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है जहाँ उसकी माता जी के द्वारा लगातार उसको नैग यानी परेशान किया जाता है। ठीक है, द पोएटेस सेट्स लाइट ऑन हाउ ए चाइल्ड ऑलवेज मॉनिटर्ड एंड क्वेश्चनड अबाउट हर एक्शन बाय हर मदर। यहाँ पे जो पोएटेस यानी जो कवियत्री हैं वो इस बच्चे के ऊपर प्रकाश डालती हैं, प्रकाश डाल के, ठीक है, इस माध्यम से बताना चाहती हैं कि कैसे एक बच्चे की हर, ठीक है, हर हरकत को उसकी माता के द्वारा मॉनिटर किया जाता है, हर उसकी हर जो है एक्शन को मॉनिटर किया जाता है, और उससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है उसके एक्शन पे, ठीक है, उसके माता जी के द्वारा। दियर फॉर, इसलिए अमांडा ड्रीम्स, इसलिए अब जब अमांडा, जब उससे बार बार उसको टॉर्चर किया जाता है, उससे कई सारे सवाल एक ही बार में दाग दिए जाते हैं उसके माता जी के द्वारा कि ये ना करो, वो ना करो, स्टॉप डू दिस, ठीक है, स्टॉप डूइंग दिस,
फलाना ढिकाना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उसकी माता जी, अगर आपने पोएम पढ़ा हो ध्यान से तो इतना क्वेश्चन उसको करती हैं कि वो अमांडा बेचारी परेशान हो जाती है। और वो क्या करती है फिर ड्रीम्स यानी सपने देखने लगती है, ख्यालों में खो जाती है। टू गेट अवे फ्रॉम हर ट्रबल्स, अपनी कठिनाइयों से दूर जाने के लिए वो परियों का ख्याल देखती है कि मैं जो है एक गली में जो है अनाथ बच्चे की तरह घूम रहे हैं, वो भी स्वतंत्र है, मैं जलपरी हूँ, ठीक है, मैं समुद्र में तैरती हूँ, वो भी आज़ाद है। मतलब इस तरीके से वो स्वप्न देखती है। यानी बच्चों की हमें केयर करनी है, ठीक है, इतना केयर करो कि बच्चे परेशान ना हो। लेकिन यहाँ उसकी माता जी के द्वारा उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड मॉनिटर्ड करने पर अमांडा उससे बहुत परेशान हो जाती है। तो बच्चों बस आपको ये 3 सेंट्रल आइडिया लर्न कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपका 3 नंबर कन्फर्म हो गया। इससे ज़्यादा सेंट्रल आइडिया में कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए दूसरी चीज़, इन केस आप सेंट्रल आइडिया नहीं लर्न कर पाते हो तो आपको फिर क्या करना है। सबसे पहली चीज़ आपको ये 3 जो मैंने पोएम पढ़ाया है, पोएम का सेंट्रल आइडिया, इनके राइटर का नाम लिखना है, ठीक है, राइटर का नाम याद कर लो, राइटर का नाम जरूर याद कर लो, जो 3 पोएम मैंने अभी आपको पढ़ाया है। दूसरी चीज, क्योंकि जब आप राइटर का नाम लिखोगे तो 2 लाइन का तो आपको राइटर का नाम हो जाएगा कि दिस पोएम इज कंपोज्ड बाई, ठीक है, रॉबर्ट ली फ्रोस्ट, रॉबिन क्लेन, जो भी राइटर हैं, और वो बताना चाहते हैं एंड वांट टू, ठीक है, कन्वे, और वो बताना चाहते हैं। अब उसके बाद में आपको कविता का, ठीक है, कविता का जो शीर्षक है, शीर्षक के अलावा जो कविता का उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कविता में जो उद्देश्य दिया गया है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप इसी उद्देश्य को, थोड़ा सा तीसरा नंबर आपको टेंस और ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, आप इसके माध्यम से इस उद्देश्य को एग्जीक्यूट कर देंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपका 3 नंबर कंफर्म हो गया। ये ट्रिक है। आपको इन तीनों पोएम के राइटर का नाम याद कर लेना है, कविता का जो भाव है, उद्देश्य है, उसको हिंदी में आपको समझ लेना है केवल, और फिर आप थोड़ा सा भी ग्रामर यानी टेंस का नॉलेज है, ठीक है, एक्टिव पैसिव का थोड़ा सा, तो आप अपनी सिंपल भाषा में भी अगर आप सेंट्रल आइडिया लिखते हो तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, 3 में से 2.5 भी नहीं मिलेगा, पूरा 3 नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। आप किसी भी भाषा में लिखो, साहित्यिक भाषा में लिखो, ठीक है, आप थोड़ा टफ लैंग्वेज में लिखो, या फिर आप अपनी आसान और टूटी फूटी भाषा में लिखो, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, इट्स माई गारंटी। क्लियर? तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी बनाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।